नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम फोटोन पेन नेम फोटोन है। आज हम अपना 4th लेक्चर करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन स्पिन। तो इलेक्ट्रॉन स्पिन में हम जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जो दिया गया था किसके द्वारा, गाउड-स्मिथ एंड उलेनबेक ने प्रपोज्ड किया था इसको 1925 में। तो उन्होंने क्या कहा था इलेक्ट्रॉन स्पिन के बारे में, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन स्पिन को पॉल डिरैक ने रिलेटिविस्टिकली भी मैथमेटिकली बताया था। रिलेटिविस्टिकली उन्होंने इसको डिस्कस किया था। वो जब हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे तब उस चीज़ को वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो 1925 में ना दो चीज़ों का एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा था एक्चुअली में। एक तो था हमारे पास फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग इन एल्काइल एटम्स एंड दूसरा था एनोमलस जीमन इफेक्ट। अब देखो ये चीज़ एक्चुअली में है क्या, इन चीज़ों के बारे में भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ कि देखो जीमन इफेक्ट क्या है हमारे पास। जो यदि हम किसी लाइट सोर्स को ना मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं ना, तो जब हम उसको स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हैं तो हमें मिलता है कि जो लाइट आ रही है ना लाइट सोर्स से, जब वो मैग्नेटिक फील्ड से पास होकर गुजरती है तो वो स्प्लिट हो जाती है। तो जब वो तीन तीन लाइंस में स्प्लिट होती है ना, जब एक लाइन, तो उसको नॉर्मल जीमन इफेक्ट बोलते हैं, जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर से एक्सप्लेन किया जा सकता था। एनोमलस जीमन इफेक्ट में क्या होता था, जो स्पेक्ट्रल लाइन थी वो चार से पाँच लाइंस में ज़्यादा में स्प्लिट हो जाती थी। इसी तरीके से फाइन स्ट्रक्चर में भी था। तो हम उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि ये ज़्यादा स्प्लिटिंग हो किसकी वजह से रही है। ठीक है, तो इन दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए गाउड-स्मिथ एंड उलेनबेक ने इलेक्ट्रॉन स्पिन का आइडिया प्रपोज किया। उन्होंने हमें बताया कि जो एन इलेक्ट्रॉन मस्ट बी लुक्ड अपॉन एज अ चार्ज्ड स्फीयर स्पिनिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस हैविंग एन इंट्रिंसिक मीन्स बिल्ट इन स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड कॉन्सिक्वेंटली इंट्रिंसिक स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। उन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन होता है ना उसके पास ऑर्बिटल मोमेंटम तो होता ही होता है, उसके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होता है। तो फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा। तो उन्होंने कहा एक इलेक्ट्रॉन जो है इट विल एक्ट एज एन स्फीयर, वो स्फीयर की तरह काम करेगा और वो अपनी एक्सिस पर क्या करेगा, स्पिन भी करेगा। ठीक है, तो जब वो स्पिन करेगा तो स्पिन मोमेंटम तो उसमें होगा ही होगा। उन्होंने ये बात बताई। ठीक है, तो हम जानते हैं, देखो पहले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था, 11th में भी आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि इलेक्ट्रॉन के लिए ना स्मॉल एस से हम किसको लिखते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर को लिखते हैं, जिसका वैल्यू कितना होता है हमारे पास 1/2 होता है। कैपिटल एस से किसको लिखेंगे, देखो वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा है तो ये क्या मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। इसका वैल्यू क्या होता है, √s ब्रैकेट s+1 h कट, यह रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट है। हमने जब इसका वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 1/2 तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम आ गया √3/2 h कट। ये जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का क्या आ गया, एंगुलर मोमेंटम आ गया। दूसरी बात, ms क्या होता है, स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, हम जानते हैं। और ms का वैल्यू -s होता है। ये एक्चुअली ms होता क्या है, ये जेड कंपोनेंट होता है। क्या होता है, ये जेड कंपोनेंट होता है। किसका जेड कंपोनेंट होता है, ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट होता है। ठीक है, अब देखो इसको मैं आपको यहाँ पे ऐसे समझा सकता हूँ। देखो जैसे ये मेरे पास क्या हो गया, स्पिन क्वांटम नंबर है s। ठीक है, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है और इसको हमने जेड डायरेक्शन माना है। तो जो s का कंपोनेंट होगा ना अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, वो जेड कंपोनेंट जेड डायरेक्शन में होगा तो वो एस जेड होगा। तो एस जेड को एक्चुअली में हम लिखते हैं MSH का। तो MS क्या है, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर है, या हम इसको कहते हैं जेड कंपोनेंट है ये स्पिन क्वांटम नंबर का। ठीक है ना, तो इसका वैल्यू -s होता है। जिस तरीके से ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होता है ना, क्वांटम नंबर L होता है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग MS का वैल्यू क्या होता है, -L/L होता है। उसी तरीके से
सॉरी यहाँ एल आएगा। उसी तरीके से स्पिन क्वांटम नंबर के लिए हमारे पास स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है जिसका वैल्यू -s होता है, +1 होता चला जाता है। ठीक है, तो एक एल के लिए हमारे पास ms का वैल्यू कितना होता है, -l टू l होता है, तो टोटल वैल्यूज कितना आता है, 12 + 1 आता है। सिमिलर फैशन में ms कैन टेक 2s + 1 वैल्यू। कितना वैल्यू हो सकता है, 2s + 1 वैल्यूज हो सकता है किसी भी गिवन s के लिए। ये चीज़ें भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यदि s हमारे लिए 1/2 है, ms क्या होगा -1/2, ms क्या होगा +1/2 हो सकता है। इसका मतलब होता है स्पिन डाउन, +1/2 का मतलब होता है स्पिन अप। इस चीज़ को ना हम फिगर में भली भांति यहाँ पे देख सकते हैं। ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखो ऊपर से देखने से लगेगा ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है। तो ms +1/2 हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, स्पिन अप है। यहाँ पे क्या है, स्पिन डाउन है। ये मेरे पास ऊपर से देखने से लगेगा कि ये क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया और ये मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज हो गया। स्पिन अप हो गया, स्पिन डाउन हो गया। ठीक है, ये चीज़ मैंने अभी भी आपको बताई कि जो कंपोनेंट होता है ना इसका अलोंग अ मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू जेड डायरेक्शन कितना होता है, SZ = MS H कट। ये चीज़ आता है। ये फिगर भी हमने यहाँ पे देखो बना दिया। मैंने ऊपर भी इस चीज़ को डिस्कस किया था। तो एलन बेकन और गॉड-स्मिथ ने क्या प्रपोज किया था वो मैं आपको बता चुका हूँ। हमने स्पिन क्वांटम नंबर को भी पढ़ा, अभी फॉर्मूला भी देखा हमने। अब थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। देखो जिस तरह हमने ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट पढ़ा था ना, तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट हमने क्या पढ़ा था, माइनस के ये था ना वेक्टर फॉर्म में। इस चीज़ को हमने डिस्कस किया था E/2m और ये हमारे पास L वेक्टर था। सिमिलर फैशन में हमारे पास स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, μs = -GS E/2m S वेक्टर। तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे। GS हमारे पास क्या स्पिन जी फैक्टर होता है, वहाँ पे ऑर्बिटल जी फैक्टर था। वहाँ पे ऑर्बिटल जी फैक्टर का वैल्यू, ये जो ऑर्बिटल जी फैक्टर था इसका वैल्यू कितना था, 1 था। सेकंड लेक्चर में हमने ये चीज़ की थी। ठीक है, देखो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो लेक्चर से देख सकते हो। 4 इलेक्ट्रॉन GS = 2। स्पिन जी फैक्टर का इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। ये बात ध्यान रखना। आगे चलते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है आपसे। ये चीज़ पूछी गई है, रिलेशन बिटवीन स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड बोर मैग्नेटन क्या होता है। देखो ये चीज़ अभी मैंने बताया। स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, -GS ब्रैकेट E/2m स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अब देखो यदि मैं ऊपर नीचे ना H कट का मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, H कट ऊपर नीचे कर दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कट जाएगा वही ऊपर, ये चीज़ मिल जाएगी, तो कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ा। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, EH/2m। ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसको बोर मैग्नेटन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, बोर मैग्नेटन बोलते हैं। ठीक है, तो μs = -GS, ये भी हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था क्या होता है। देखो इसको हमने क्या लिख लिया, μb ऐसे ये रहा हमारे पास और H कट नीचे आ गया। तो ये रिलेशन किसके बीच में आए, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट और बोर मैग्नेटन के बीच में हमारे पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया। ठीक है, जेड कंपोनेंट की बात करें, देखो ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, दोनों साइड कंपैरिजन करेंगे तो इसका जेड कंपोनेंट इसके जेड कंपोनेंट कंपैरिजन करके आ जाएगा। तो देखो μSZ = -GS μB, ये तो हमारे पास स्केलर फॉर्म है, तो इसका जेड कंपोनेंट इसके जेड कंपोनेंट के इक्वल होगा, SZ लिख लेंगे। तो हमारे पास यहाँ से देखो क्या है, SZ को हम क्या लिख सकते हैं, MSH कट। ये चीज़ मैं बताया था अभी आपको। H कट से हमारे पास H कट कट गया, क्या बचा ये। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात देखो क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है, इलेक्ट्रॉन के लिए हम जानते हैं GS का वैल्यू 2 होता है और MS कितना हो गया, +-1/2 होता है, क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर कितना होता है, स्पिन क्वांटम नंबर हमारे पास 1/2 होता है। तो जब स्पिन क्वांटम नंबर 1/2 है तो MS का वैल्यू साफ साफ सी बात है +-1/2 होगा। तो हमने देखो G का वैल्यू भी रख दिया, स्पिन G फैक्टर था ये हमारे पास 2 रखा, MS का वैल्यू +-1/2 रखा, 2 से 2 कट गया, तो ये +- μ भी आ गया हमारे पास। तो ये बात तुम्हें बिल्कुल ध्यान रखना है
क्या ध्यान रखना है कि जो जेड कंपोनेंट होता है स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट का, वो किसके इक्वल होता है? प्लस माइनस बोर मैग्नेटन के इक्वल होता है। ठीक है, और आपको देखो ये चीज़ मैंने बोर मैग्नेटन का वैल्यू भी निकाल के दिखाया था। जो mu भी होता है ना, कितना आया था? 9.27 इलेक्ट्रॉन के लिए इंटू 10⁻⁻24 ए मीटर स्क्वायर। ये देखो इलेक्ट्रॉन के लिए है, किसके लिए है ये? 4 इलेक्ट्रॉन। बोर मैग्नेटन का वैल्यू न्यूट्रॉन के लिए भी होता है, प्रोटॉन के लिए भी होता है। समझ में आ गई बात? तो इस चीज़ का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो ये जेड कंपोनेंट था स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट का। अब देखो, गॉड्समिथ एंड उलेनबेक इंट्रोड्यूस्ड स्पिन इलेक्ट्रॉन स्पिन एज अ पोस्टुलेट। इन्होंने ना ये एज अ पोस्टुलेट इंट्रोड्यूस किया था। किसको एक्सप्लेन करने के लिए? एनोमलस जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। ऐसा हो क्यों रहा है? ठीक है, 1928 में डिरैक ने इलेक्ट्रॉन स्पिन को रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिस पे मैथमेटिकली उन्होंने इसको निकाल के दिखाया। द स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन प्रूव्ड टू बी सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग नॉट ओनली फाइन स्ट्रक्चर एंड एनोमलस जीमन इफेक्ट बट अदर एटॉमिक इफेक्ट्स ऑल्सो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है तुम्हें, इलेक्ट्रॉन स्पिन से ना हम क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं। फाइन स्ट्रक्चर स्पिन को एक्सप्लेन, फाइन स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट, फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग को, एनोमलस जीमन इफेक्ट को, और दूसरे एटॉमिक इफेक्ट्स को भी डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है, हाँ ये बात इंपॉर्टेंट है। देखो स्टर्न-गेर्लच एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, तो स्टर्न-गेर्लच एक्सपेरिमेंट से पहले हम वेक्टर मॉडल ऑफ एटम करेंगे, जिसमें हम टोटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम स्टर्न-गेर्लच एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। अब देखो इलेक्ट्रॉन स्पिन को थ्योरेटिकल बेसिस पर इंट्रोड्यूस तो कर दिया, डिरैक ने भी क्वांटम मैकेनिकली रिलेटिविस्टिकली उसको बताया, लेकिन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं मिल रहे थे। समझ में आया? तो स्टर्न-गेर्लच एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ही एक्सपेरिमेंटल एविडेंस बताए गए थे। समझ में आया? तो द प्रैक्टिकल एविडेंस ऑफ एक्सिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन केम फ्रॉम स्टर्न-गेर्लच एक्सपेरिमेंट। समझ में आई बात? ठीक है ना? और आपको देखो हैरानी होगी सुन के, स्टर्न-गेर्लच एक्सपेरिमेंट ना 1921 में परफॉर्म किया गया था। अब आप कहोगे स्टर्न-गेर्लच एक्सपेरिमेंट 1921 में परफॉर्म किया गया था, इलेक्ट्रॉन स्पिन दिया गया 1925 में, बाद में, ये कैसे? समझ में आया? ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रॉन स्पिन के बारे में पढ़ेंगे ना स्टर्न-गेर्लच एक्सपेरिमेंट में, तब इस चीज़ को मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हम ऑर्बिटल टोटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि वो अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है तो आपको समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो हो सकता है देखो आपको थोड़ा सा अटपटा लगा तो इसको दोबारा डिस्कस करना है, इस चीज़ को दोबारा से आपको रीड करना है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।